नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल बेगड़ा आज आपके साथ मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल एनालिसिस के लेके चर्चा करने वाला हूँ। जी, हमने आपके साथ चर्चा की कि मृदा विश्लेषण क्यों ज़रूरी है और पत्तों का विश्लेषण क्यों ज़रूरी है और इसको कब कब करवाना चाहिए और फार्मर्स कैसे इसको करवा सकता है, सैम्पलिंग कैसे लेनी है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की आपसे। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल आपसे पूछना चाहेंगे। टेस्ट एनालिसिस में जो आपके पैरामीटर्स रहते हैं, पीएच, ईसीओसी, एनपीके, मैक्रो, माइक्रो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम इसके बारे में आपके साथ माध्यम से जानना चाहेंगे कि जैसा सबसे प्रमुख माना गया है पीएच टेस्ट किस लिए इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा सा सरल भाषा में हो सके कि किसान भाई को पीएच से क्या मतलब रहता है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जी कि किसान कम से कम जो सॉइल के पैरामीटर्स है उसके बारे में समझे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, पीएच अगर कहें तो मिट्टी का ये एक तरह का स्वभाव है, मान है, और स्वभाव तेज़ाबी हो सकता है और स्वभाव सामान्य न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, और स्वभाव क्षारीय हो सकता है जिसको हम बेसिक भी कहते हैं। जैसे हम लोगों किसी भी जीव जगत को स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ पोषण लेने के लिए उसके मतलब मैं कहूँगा कि पीएच का बहुत बड़ा रोल रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि जैसे मिट्टी जो है, अगर उसका पीएच न्यूट्रल रहता है यानी उसका स्वभाव न्यूट्रल रहता है 6.6 से 7.3 के बीच में, तो पोषक तत्व तो उसको बड़ी आसानी से पौधे को उपलब्ध होते हैं, पौधा उसमें भली भांति काम कर लेता है। बेसिकली अगर साइंस की भाषा में बात करें तो पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा है। मिट्टी में जैसे जैसे हाइड्रोजन के जो आयन है उनकी मात्रा बढ़ती है, पीएच घटता है, तेजाबी होता है। जैसे जैसे ये हाइड्रोजन आयन की मात्रा घटती है, पीएच सामान्य की तरफ और न्यूट्रल की तरफ और क्षारीय की तरफ होना शुरू हो जाता है। अब जैसे क्या होता है जी पीएच, जैसे एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस रिपोर्ट पे देखें तो इस रिपोर्ट में पीएच देखिए 5.13 है जी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, जो पीएच मान है ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है और कहाँ से कहाँ एसिडिक होता है? जी, थोड़ा सा जी, जो पीएच मान है जी, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको। जो पीएच मान है वो 6.6 से 7.3 के बीच में रहता है, न्यूट्रल, जो डिजायर्ड है, हाँ, जो होना चाहिए। सेब के लिए थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा तेजाबी चलेगा, 6.5 तक चलेगा। लेकिन जैसे जैसे 7 से 6.5 तेजाबी, 6.5 से 6 और तेजाबी, 6 से 5.5 और अधिक तेजाबी जी, और 5.5 से 5 की तरफ और अधिक तेजाबी, ठीक है जी। और जैसे 7 से ऊपर को आते हैं हम लोग, तो 7 से ऊपर 7.25 या 7.5 की तरफ ये क्षारीय, फिर 8 और क्षारीय, 8.5 और फिर 10 उसकी तरफ क्षारीय। तो जो ये स्केल होता है जी, ये 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। हमें 6.6 से 7.3 के बीच में यदि ये रहता है तो न्यूट्रल रहता है। आपका कहना है कि 7 से अगर कम आपका टेस्ट रिपोर्ट में जो रिजल्ट आता है वो आपकी है एसिडिक यानी कि अम्लीय कहते हैं ना, अम्लीय। और अगर आपका 7 से ज़्यादा है वो आपकी क्षारीय सॉइल है। और आपने कहा कि जो आइडियल सॉइल है जो हमारे पौधों को चाहिए, वो रेंज क्या बताई थी आपने? 6.6 से 7.3 के बीच में। मतलब हमारे सॉइल का जो पीएच है 6.5 से 7.3 के बीच रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे जी। तो हाँ जी, जो पीएच है जी, वो पीएच ना जी, अगर आपका दोनों तरफ एक्सट्रीम साइड चला जाए, जैसे मान लीजिए तेजाबी हो गया, तो भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा, और अगर ये ऊपर वाली तरफ क्षारीय की तरफ गया तो भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, जहाँ पर ये जो रेंज, जिस रेंज में ये हरा निशान है जी, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये हरा निशान है, तो यहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता हाई, अधिक है जी। अगर आपने 1 किलो खाद डाली है तो 1 किलो में से 800 ग्राम 900 ग्राम पौधे को मिल सकती है जी। यदि जिस रेंज में, जहाँ पर ये पीला निशान है, वहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता मध्यम हो गई है जी, यानी 1 किलो डाला है तो 400-500 ग्राम भी मिल सकती है। और जिस रेंज में ये पीएच की रेंज में ये लाल हो गया है, वहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता लो हो गई है। लो का मतलब है 1 किलो डालने पर 200 ग्राम या 100 ग्राम ही मिलेगा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने आपको इस रिपोर्ट में दिखाने की चेष्टा की थी कि अगर ये पीएच यहाँ देखिए, अगर 5.5 है, जैसे इस रिपोर्ट में पीएच दिखाया गया है, जी 5.13, ठीक है। 5.13 में क्या होगा, आप इस पे देखिए,
5.13 हुआ, लगभग ये 5 के आसपास। देखिए जी, मॉलिब्डेनम नहीं मिलेगा, सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी उपलब्धता कम होगी। कॉपर और जिंक, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कॉपर और जिंक, बोरोन, मैंगनीज और आयरन, लोहा, ये तो मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व है देखिए इस रेंज में 5.5 के आसपास, या लाल है या पीला है जी, या लाल है या पीला, उनकी उपलब्धता कम हो जाएगा, बहुत कम है या मध्यम है। तो आप खादें जो डाल रहे हैं वो पौधे को नहीं मिलेगी अगर आपका पीएच गड़बड़ा जाता है। तेजाबी की तरफ, क्षारीय की तरफ आइए, अगर आपका पीएच 8 हो जाता है, जैसे जहाँ पर कम बारिशें होती है वहाँ पर, जैसे स्पीति है या अपना किन्नौर है, किन्नौर में कम बारिशें होती है, तो वहाँ पर जो सॉल्ट्स है वो पड़े रहते हैं, उससे पीएच इंक्रीज हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर बोरोन नहीं मिलेगा, तभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर बोरोन की या जिंक की, देखिए जिंक, देखिए ये जो जिंक है, यहाँ पर बोरोन है, मैंगनीज है, आयरन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। इनकी कमियां हमेशा टिप पे, पौधे की जो ग्रोइंग पॉइंट्स, नई ग्रोथ पे आती है। आप देखेंगे कोई छोटे पत्ते रहते, टहनियाँ सूख के आती है, तो ये पीएच के कारण ही है। ये पोषक तत्वों की कमी जरूरी नहीं है कि मिट्टी में हो, लेकिन चूंकि पीएच बदला है तो ये उपलब्धता कम हो जाती है। जी, आपका कहना है कि अगर हमारा पीएच इस रेंज में नहीं है जी, तो हम जो खादें डाल रहे हैं वो हम पैसों का नुकसान कर रहे हैं और अपने लेबर का नुकसान कर रहे हैं। खाद डाल रहे हैं मगर पौधा उसको अपटेक नहीं कर पा रहा, ग्रहण नहीं कर पा रहा। जी 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 जी, ये ऐसा क्यों होता है कि अगर हम डाल तो रहे हैं खाद मगर नहीं मिल रही है? थोड़ा सा आसान भाषा में आप। हाँ जी जी, बेसिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना किसान को कि यार मैं तो डाल रहा हूँ खाद, ऐसा क्यों हो गया कि पौधा क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए जी, जो पीएच है ना, एक और टेस्ट है जिसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं जी। तो ये जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, जैसे मिट्टी है वो पौधे को फ्री में कुछ नहीं देती है जी, उसके बदले में कुछ लेना पड़ता है उसको। जैसे मान लीजिए तेजाबी पीएच की बात करते हैं, तो जो पानी पौधा पत्तों पे ले जाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हाइड्रोजन आयन और एनायन में, हाइड्रोजन आयन और कैटायन जिसको कहेंगे, और हाइड्रोक्सिल एनायन नेगेटिव चार्ज वाला, तो हाइड्रोजन आयन वो जड़ों के माध्यम से पौधा नीचे मिट्टी में भेजता है। और जैसे लोहा चाहिए, इसको आयरन चाहिए, आयरन मान लीजिए 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव आयरन लेना है, लोहा लेना है मिट्टी से पौधे को, तो उसके बदले में उसको 3 हाइड्रोजन आयन देने पड़ते हैं। अच्छा। वो देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो अगर आपका पीएच मान लीजिए एक्सट्रीम साइड में हो जाएगा, नीचे वाली साइड में या ऊपर, जैसे आपकी एसिडिक में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो भी आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करेंगे। हायर पीएच में जैसे सोडियम बढ़ जाता है, कॉलोइड्स में, मिट्टी के कणों में सोडियम आ जाता है, तो वो भी आपके कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर किसान ये समझ ले कि यदि आपका पीएच गड़बड़ हो गया तो आप जितनी मर्जी खाद डालिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता मध्यम या कम हो सकती है, और आपकी खाद, आपका पैसा, आपकी मेहनत बेकार हो जाती है, और मिट्टी की संरचना बिगड़ती जाती है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आपने पीएच के बारे में बताया। अब मान लो कोई किसान आपके पास टेस्ट करवाता है और पीएच उसका 2 तरफ हो सकता है, चलो वो तो अच्छी बात है अगर किसी का नॉर्मल रेंज में आता है। अगर किसी का पीएच 6.5 से कम आ रहा है या 7.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन देते हैं और आप किस मात्रा में देते हैं, इसके बारे में? जी देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच करेक्शन, जो मिट्टी का स्वभाव है उसको किस तरह से हम ठीक करें। तो जैसे हिमाचल की बात करें, पहाड़ी इलाकों में हम लोगों के सामान्यतः पीएच तेजाबी, अम्लीय साइड को होता है। तो जो तेजाबी पीएच में हम लोग क्या करते हैं कि हम चूना डलवाते हैं मिट्टी में, और जो चूना है बेसिकली वो कैल्शियम है, और वो कैल्शियम क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है मिट्टी में, मतलब बदलता है, उसको उठा लेता है, कम करता है, और इस तरह से हमारा पीएच सामान्य की तरफ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये कैसे करेगा, पीएच न्यूट्रलाइज कैसे होगा, इसके लिए किसान एक चीज़ समझ लें। सबसे पहले तो चूना जो है वो मिट्टी के अंदर मिक्स होना जरूरी है, मिट्टी के अंदर जाना जरूरी है। मैंने देखा कि कई बार लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर डाल देते हैं और छोड़ देते हैं ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है आपकी मिट्टी की गहराई में है, वो मात्रा 8 इंचों तक जो आप, हाँ वो वहाँ है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, CaO, जो हाइड्रोजन आयन है, जब तक चूना मिट्टी में, सूखी मिट्टी में मिक्स नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा, तो वहाँ के हाइड्रोजन नहीं लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है इसका, कैल्शियम CaOH, तो जो हाइड्रोजन आयन है वहाँ से लेगा। अगर आपने ऊपर ही छोड़ दिया वो, तो फिर वो हवा से उसको ले लेगा, या पानी जो ऊपर ऊपर होगा, तो आपकी मिट्टी से तो रिप्लेस नहीं किया ना। तो सबसे पहले पीएच न्यूट्रलाइज करने के लिए किसान सूखी मिट्टी में ही चूना डालेगा। ओके, ठीक है जी। दूसरा,
सूखी मिट्टी में चूना डालने के बाद वो मिक्स करना पड़ेगा जी, और उसके बाद बारिश होनी चाहिए या गीला करना पड़ेगा ताकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने, क्योंकि सूखी मिट्टी में तो हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं, मतलब हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं होंगे। तो जो मुख्य चीज़ है, किसान उसको चूने को मिलाए, सूखी मिट्टी में ही मिलाए, और उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन बाद जब बारिश हो जाती है तो एक सैंपल लेके ये जांच जरूर कराएं कि वो 5.5 से 6.5 आया कि नहीं आया, हाँ, क्या अधिक मात्रा की जी जरूरत है कि जी। नहीं तो है। एक थंब रूल है बेटा जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे वैसे तो इसके लिए भी टेस्ट होता है जी, एक लैब में टेस्ट होता है कि कितनी चूने की, उसको लाइम रिक्वायरमेंट टेस्ट बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसान ना चाहे तो एक थंब रूल है कि अगर 6.5 से 6 के बीच में तो आधा किलो डालिए। कितने भूभाग में, मतलब वो जो एक पेड़ हम लोग ये रखिए कि लगभग जिसका तौलिए का 5 स्क्वायर मीटर एरिया होता है, लगभग ये रखिए कि दोनों तरफ अगर 10 फुट का तौलिया है, 5 फुट इधर 5 फुट इधर, तो इसमें लगभग हम लोग ½ kg चूना अगर 6.5 से 6 के बीच में, अगर 6 से 5.5 के बीच में तो 1 किलो, 5.5 से नीचे 1.5 से 2 किलो, ये थंब रूल रहता है। तो उसके बाद अगर आप मान लीजिए, क्योंकि इसका जो लाइम रिक्वायरमेंट टेस्ट थोड़ा सा महंगा रहता है, 2000 रुपये उसकी कॉस्ट है, लेकिन अगर किसान वो पैसा बचाना चाहता है तो सिर्फ 150 रुपये का पीएच टेस्ट करवा ले बाद में, चूना डालने के बाद इस रिकमेंडेशन के, हाँ, इसके बाद सिर्फ मात्र 150 रुपये का टेस्ट, उससे ये पता चल जाएगा कि हमारा पीएच जो 6.5 के आसपास हम लाना चाहते हैं, उसको 5.5 से 6.5 वो आया कि नहीं आया, वो उसको जानना जरूरी है। जी जी जी, ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। चूने को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम है, कन्फ्यूज़न है लोगों में जी। डोलोमाइट है मार्केट में, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक बुझा चूना है, एक अनबुझा चूना है। आप किस चूने के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा चूना किसान ने डालना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो चूना है जैसे डोलोमाइट और कैल्साइट, ये मार्केट में ये 2 चूने उपलब्ध होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो चूना है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो जब आपने उसको चूने को क्रश किया होता है, और क्रश करने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, रूप 2, टेक्निकली 2 रहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्साइट और डोलोमाइट। कैल्साइट में कैल्शियम का 90% के आसपास कंटेंट होता है, डोलोमाइट में 50% के आसपास उसमें मैग्नीशियम भी होता है। तो अगर आप मान लीजिए, देखिए दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में सफल होते हैं, ये रिप्लेस कर लेते हैं और हमारी पीएच को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो अगर हम ये डोलोमाइट डालते हैं तो डोलोमाइट से आपकी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो वो भी पूर्ति हो जाती है। मतलब इसमें मैग्नीशियम का एक एड ऑन फायदा मिल जाएगा अगर आप डोलोमाइट डालते हैं। जी, अगर आप डोलोमाइट डालते हैं। लेकिन अगर आपका मैग्नीशियम पूरा है, हाँ, अगर लेवल ठीक है, टेस्ट से पता चल गया, तो आप कैल्साइट भी डाल सकते हैं। चूना वही, देखिए डाल आप कैल्शियम ऑक्साइड ही सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाल सकते। तो आपको डालना तो पड़ेगा अनबुझा चूना। ओके, ठीक है जी। अब बुझा हुआ चूना तो हाइड्रोक्साइड हो गया, वो तो उसने तो वैसे ही हाइड्रोक्साइड ली है। हाँ, वो तो मतलब न्यूट्रलाइज्ड है, वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना ही आपकी मदद करेगा, और कैल्साइट और डोलोमाइट के नाम से आता है जी। जी बिल्कुल, ये आपने बताया कि अगर हमारी मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, तो किस तरह से चूना किस मात्रा में डालना है, कितने पीएच पे कितना डालना है, छोटा सा टेस्ट करवा सकते हैं, उससे अपना पीएच जान के अपने रिकमेंडेशन, आपकी जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार वो सेट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, ये तो होगी बात कि हमारी एसिडिक सॉइल है। अगर हमारी सॉइल क्षारीय सॉइल है, 7 से ज़्यादा पीएच जाता, वैसे है नहीं हमारे हिमाचल में, आपने कहा हो सकता है कहीं जगह पे हो, तो उस केस में क्या रिकमेंडेशन है जी आपकी? जी एक्चुअली हाँ, कुछ हिमाचल में जैसे एप्पल वैली मैं कहूँगा, जहाँ कम बारिशें होती है, हमारे पास किन्नौर है, लाहौल स्पीति का ये ताबो वाला और जो इस तरफ का इलाका है, वहाँ पर भी ये बारिशें, और मुझे लगता है लाहौल, वैसे लाहौल के सैंपल अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा संख्या में आए नहीं है, पर जांच की जा सकती है और पता कर सकते हैं कि क्या वहाँ पीएच किस तरह है का है। पर जहाँ पर बारिशें कम होती है, जहाँ पर लीच नहीं होते हैं सॉल्ट्स, यानी पानी के साथ घुलकर अंदर नहीं जाते हैं, वहाँ पर पीएच ज़्यादा हो सकता है। वैसे प्लेन्स में पीएच हायर साइड ज़्यादा, कहने का मतलब मेरा 7 से ऊपर 8-9, जिसको क्षारीय कहूँगा, हायर नहीं कहूँगा बल्कि क्षारीय कहूँगा। तो क्षारीय हो सकता है कि हमारे किन्नौर में हो, वहाँ पर हम लोग जिप्सम की सलाह देते हैं या फिर हम सल्फ़र की सलाह देते हैं। जो सल्फ़र है, जैसे अमोनिकल सल्फेट एक मैं कहूँगा खाद है, वो डालने से भी पीएच कम हो जाता है। दूसरा हम माइक्रोनाइज सल्फ़र के डालने से भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और जिप्सम उसके डालने से भी, कैल्शियम सल्फेट डालने से भी पीएच कम किया जाता है। वहाँ पर सोडियम की मात्रा, यहाँ पर हाइड्रोजन, हमारे अम्लीय में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो क्षारीय में सोडियम हाँ जी, एक तत्व होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो सोडियम को हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पीएच के बारे में काफ़ी अहम चर्चा हुई। एक थोड़ा सा सवाल और था,
जैसा वो तो हमने पहले चर्चा की कि बिना देखे कुछ भी नहीं डालना। हमारे पहाड़ों में एसिडिक सॉइल्स है बेसिकली, तो जिप्सम डालना है ऐसे केस में क्या सही रहेगा? नहीं, बेसिकली एसिडिक सॉइल में आपको जिप्सम नहीं डालना चाहिए जी। अब वो तभी डालना है अगर आपका अगर अल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल से क्षारीय है तो ही कैल्शियम सल्फेट डालेंगे आप, अन्यथा आप डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हमने नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी बिल्कुल जी। दूसरे पैरामीटर पे बात करना चाहेंगे जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी के बारे में आप बताएं कि ये ईसी किस लिए इम्पोर्टेंट होती है और ईसी से हमें मिट्टी के किस पोर्शन के बारे में पता चलता है? जी देखिए सर, जो ईसी है वो एक तरह का टेस्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत परिचालकता। विद्युत परिचालकता एक अल्टरनेट मेथड, एक तरीका है जिससे हम मिट्टी में नमक की मात्रा की आंकलन करते हैं। हिमाचल में तो क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है तो बारिश के कारण जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो बह के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ इलाके हो सकते हैं जैसे मैदानी या अपना ये पोंटा साहिब वाला है, सोलन का भी क्षेत्र है जहाँ पर पानी खड़ा होता है। वहाँ पर क्या हो जाता है कि जी, और जहाँ पर तापमान, मिट्टी का गर्मी का तापमान बढ़ता है, वहाँ पर भी ये जो जो अपने लवण की मात्रा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी नमक की मात्रा समस्या, सैलिनिटी जिसको बोलते हैं, होता क्या है जी। देखिए आप सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लेन भूभाग है, नाहन पोंटा साहिब की बात करिए या बद्दी नालागढ़ की बात करिए, ऊना कांगड़ा या बिलासपुर के कुछ प्लेन क्षेत्रों की बात करें, तो गर्मी में क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है। जैसे मिट्टी का तापमान 30-35 डिग्री के आसपास दिन में गर्म हो जाता है, तो नीचे से जो सब सॉइल यानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर को मिट्टी की तरफ, क्योंकि गर्म मिट्टी होती है तो उसको मैं ठंडा करने की बात करूँगा, या वाष्पित होना, नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि उस तरफ को आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अच्छा, उसमें बहुत सारे लवण होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं, और जैसे वो पानी ऊपर आता है, ऊपर आकर मिट्टी की सतह गर्म होती है, हाँ पानी तो लवण तो लेके आता है, ऊपर आकर वो गर्मी के कारण उड़ जाता है और अपने आप उड़ जाता है, लेकिन जो लवण लेके आता है वो वहाँ पर छोड़ता जाता है। तो इसको हम नापते हैं डेसीसाइमन पर सेंटीमीटर या पर मीटर के हिसाब से। जैसे हम डेसीसाइमन पर सेंटीमीटर, इसकी एक यूनिट है। तो अगर आपकी मिट्टी उसकी जो विद्युत परिचालकता है 2 डेसीसाइमन से नीचे है तो वो खारी नहीं है, लेकिन अगर वो 2 से 4 के ऊपर है और 4 से ऊपर बढ़ जाती है तो फिर वो खारी, नमक बढ़ जाता है। और फिर उसकी ना पौधे की टॉलरेंस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जैसे सेब, वो सैलाइन सॉइल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या और भी फसलें, धान ही लगाते हैं आप, या कोई और वेजिटेबल्स भी लगाते हैं, तो या इवन ये नींबू प्रजाति जो लोग लगा रहे हैं, किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, इनकी भी एक सेंसिटिविटी है कि 4 डेसीसाइमन से ऊपर इनकी ग्रोथ चेक हो जाती है जी। तो जो लवण की जो ईसी है, ये हम लोग बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है ये। अगर आप मान लीजिए खादें डाल रहे हैं, बारिशें नहीं होती है, तो खादें वक्त के साथ आपकी लवण की मात्रा बढ़ा देती हैं। तो गैर वैज्ञानिक तरीके से हर किसी खाद को खाली इसलिए डालना कि मैंने खाद डालनी है, तो वो भी आपकी लवण की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ा सकता है। और वो ईसी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको नापने का एक टेस्ट है जी। बिल्कुल, बहुत ईसी के बारे में चर्चा की। अब मैं थोड़ा सा ईसी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट है जैसा आपने बताया, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे है नमक के बारे में, या जो उसका वो है उसके बारे में पता कर लेंगे। नमक कैसे हमारे पौधों को खराब करता है? जी देखिए जी, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए आप पानी की बात करें, अगर हर मतलब जीव जगत के शरीर में एक लवण की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में भी जैसे डॉक्टर्स जो लोग हैं वो या पैरामेडिक्स हैं वो देते हैं कि जी सैलाइन सॉल्यूशन दो, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी जो हमारे खून में जितनी नमक की मात्रा है उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन होती है। यदि वो घट या बढ़ जाए, मान लीजिए अगर हमारे शरीर में उन्होंने ज़्यादा लवण, मान लीजिए जैसे 0.5 नॉर्मल हमने सैलाइन सॉल्यूशन डालना था और वो डाल दिया हमने 1.1, तो उससे जैसे 1 नॉर्मल, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा कि कुछ चीज़ों का उनकी एक्टिविटी, जैसे जो कोशिकाएं, उनके अंदर जो अंग होते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, उनके अंदर जो मैं कहूँगा उनकी गतिविधि है, उनके अंदर जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान है, उनकी जो जीने की जो प्रोसेस है वो सारी खराब हो जाएगी। वैसे ही पौधों के साथ भी अगर लवण की मात्रा बढ़ गई मिट्टी में तो बहुत सारे पोषक, पानी देने के बजाय मिट्टी पौधे से पानी निकाल देगी जी। आप मतलब आपने देखा होगा, यदि हम लोग ज़्यादा सैलाइन जोंक के ऊपर कभी नमक डालिए तो जोंक से वो खून निकाल देती है। मतलब जो सॉल्ट है वो
एक तरह का एक्सट्रैक्ट का काम करता है, एक्सट्रैक्टेंट का काम करता है, वो पौधे से पानी निकाल सकता है, पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। आप कह रहे हैं कि पानी देने के बजाय वो जो पानी बचा भी है पेड़ के पास, हाँ, उसको ले लेगा। जी 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 जी, मतलब इसीलिए नमक की जो मात्रा है वो एक निर्धारित पैरामीटर्स के अंदर रहनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रहती है तो जिस तरह से जी आपने देखा है, अगर आप शरीर में जीभ पे भी अगर आप एक चम्मच गिरा दीजिए तो आपके वो वहाँ से पानी गायब कर देगा, वो पानी सोख लेता है, ठीक है ना जी। तो ये लवण की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है खेती में, पोषक तत्वों की उपलब्धता में, मिट्टी के स्वास्थ्य में, और अन्य जीव जगत जो आपकी मिट्टी में और जो मित्र जीवाणु अर्थवर्म्स की बात करते हैं, हाँ, वो मर जाएंगे जी, वो सब मर जाएंगे, मित्र कीट मर जाएंगे, इवन मित्र फफूंद, मित्र बैक्टीरिया, वो सब साफ हो जाएंगे, सब साफ, सिर्फ ढांचा रह जाएगा मिट्टी का, वो जीवित नहीं रहेगी। जी 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 जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। हाँ सर, मैं इसमें अब तीसरा जो पैरामीटर है आपका, थर्ड नंबर पे ऑर्गेनिक कार्बन, ओसी का जो टेस्ट रहता है जी, ये कहेंगे जी, मतलब मिट्टी में जैविक अंश, ये जो जैविक अंश है दो तरह से हो सकता है जी। प्राकृतिक तौर पर जो जीवाश्म होते हैं, जीवाणु, उनके कारण भी हो सकता है, पत्ते और जो अन्य मैं कहूँगा पौधों के जो टुकड़े होते हैं उनके सड़ने गलने से, और कुछ हम भी डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, केंचुआ खाद डालते हैं। तो ये जो जैविक अंश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जैविक अंश क्या करता है कि ये मिट्टी में मित्र जीवाणु गतिविधि बढ़ाता है। अगर जैविक अंश आपका एक, जैसे हम बोलते हैं कि जी कम से कम ये 400 किलो मिट्टी में 400 ग्राम से 750 ग्राम तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो मित्र जीवाणु गतिविधि नहीं होगी जी। कोई भी खाद डालिए वो पौधे को उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि ये मित्र जीवाणु खादों को तोड़ के, घोल के उस रूप में पौधे को बना के देते हैं जिसको पौधा आसानी से ले लेता है। तो यदि आपने कहीं इनको मित्र जीवाणु ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी कंटेंट कम हो जाता है 400 ग्राम से 100 किलो मिट्टी में 400 ग्राम से कम, तो आपकी जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होगी। दूसरा, अगर ये बहुत अधिक हो जाए, मान लीजिए आपने कार्बन, जैसे हम बोलते हैं कि जी अच्छी मिट्टी के लिए कार्बन नाइट्रोजन, एक CN रेशो भी बोलते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या है कि मान लीजिए 1:18, 1 रेशो 18 या 1 रेशो 20, 1 भाग आपका नाइट्रोजन का और 18 भाग कार्बन के। तो अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है ना, तो ये भी क्या है, न्यूट्रिशन अपटेक को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। मान लीजिए अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर नाइट्रोजन का अपटेक वो रिड्यूस हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इससे फिर क्या है कि मान लीजिए मुझे चाहिए था पोटेशियम और मुझे मिल गया नाइट्रोजन, तो बेसिकली फिर कुछ मिट्टी में कुछ चीज़ें बदल जाती है। जैसे आपने मुल्डर चार्ट है कि मान लीजिए कोई पोषक तत्व जैसे जिंक और फॉस्फोरस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो अगर आपकी CN रेशो अफेक्ट हो जाती है तो न्यूट्रिशन अपटेक भी, पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अफेक्ट होती है। तो कुल मिला के pH, EC और OC ये 3 ऐसे पैरामीटर है जो आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है जी। आपने बताया कि pH, EC और OC जो आपके उपलब्ध है, जो हम डाल रहे हैं, खादे वादे जो भी डाल रहे हैं, उसकी उपलब्धता को काफ़ी ज़्यादा वो करता है। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर हमारा सॉइल में ज़्यादा है जी, तो उसको कैसे हमने करेक्ट करना है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऑर्गेनिक कार्बन लोगों के कम ही आ रहा है। तो दोनों ही केसेस में आप क्या सिफारिश करते हैं कि किस तरह से? देखिए जी, सबसे बढ़िया तरीका तो है कि जो भी हम लोगों के बगीचे में जीवाश्म कुछ भी, चाहे घास है, उसको हम जलाने और गलाने की बजाय उसको एक जगह कंपोस्टिंग करें जी। जिनके कम है, वैसे तो बहुत अधिक नहीं होता है। अगर आपकी जंगल की मिट्टी है, अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा भूभाग है जहाँ पर बहुत बड़ा कभी जंगल रहा हो, तो ही 2.5, 3, 4 किलो से अधिक, मतलब 4% से अधिक इसमें मात्रा रहती है। पर सामान्यतः ये 1, 1.5, 2 और 2.5 किलो इतनी इसकी ज़रूरत रहती है। अगर इतनी रहती है तो CN रेशो हमारी 1:18 से लेकर 1:30 के बीच में रहती है, जो पौधों के लिए सही रहती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए सही रहती है। यदि आपको अगर मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनिक कार्बन है 4, 4.5% है या इससे ऊपर बढ़ जाती है, तो थोड़ा कार्बन नाइट्रोजन जो CN रेशो है वो अफेक्ट होती है। इसके लिए आप कुछ समय के लिए जो ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब जो भी आप डालते हैं, चाहे कंपोस्ट डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, उसको कुछ समय के लिए आप कम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जी, 1-2 साल के लिए। और ये अच्छा, वक्त के साथ ये विघटन होता रहता है, तो ये भी कार्बन भी कन्वर्ट होती रहती है। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों तरफ आप इसको जांच कराकर इसके जो वैल्यूज़ है, चाहे कम साइड है चाहे ज़्यादा साइड, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये किया जा सकता है टेस्ट के माध्यम से। जी, इसमें एक पॉइंट स्किप हो गया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमने बात चर्चा की कि ज़्यादा है तो नमक किस तरह से दुष्प्रभाव डालता है, इसे करेक्ट कैसे करना है? ये बहुत मुश्किल है जी। देखिए, जो सॉल्ट अगर एक बार आपकी सॉइल में बढ़ गए तो उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही ऑप्शन है कि आप पानी सिंचाई कर करके लीच आउट करें उनको। हाँ, तो जैसे अगर आपकी एक बार नमक की मात्रा बढ़ गई तो आपके पास
या तो टॉलरेंट वैरायटी वो फसलें लगानी पड़ेगी जो नमक को सहन कर सकती है, या फिर आप इसको पानी के द्वारा, शुद्ध पानी जिसमें नमक की मात्रा, जैसे नहर का पानी, नदियों का पानी, उसके माध्यम से मिट्टी को इरिगेट करके कि ये आपके लेवल से 1, 1.5, 2 फुट से 3 फुट से नीचे चला जाए, ताकि वहाँ पर लवण की मात्रा कम हो जाए। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।